चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर 1 में हमने बेसिकली क्लासिकल अप्रोच पे काम किया था। और क्लासिकल अप्रोच के साथ एक दिक्कत थी कि भाई वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे काम करती है। एक्सपेरिमेंट अगर आपका बायस्ड हुआ तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब ये क्या है, उससे पहले एक सवाल देखो, आप स्टेटमेंट सुनो। इजी सा काम है। ए डाई, ए बायस डाई is rolled in which occurrence of 6 is twice as likely as other numbers. Twice as likely as other numbers. बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि occurrence of 6 है ना, 6 का आने की प्रोबेबिलिटी बाकी सब नंबर से डबल है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an even number। अब जाहिर सी बात है, इसमें अगर आपने क्लासिकल अप्रोच लगा दी कि भाई के 6 आउटकम है, फेवरेबल आउटकम 2 4 6, 3 डिवाइडेड बाई 6 हाफ, ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि 6 का आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी सबके मुकाबले। तो ये मेरे को इंट्यूशन आता है कि जो मेरा आंसर है इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, पर मैं पता कैसे करूँ उसको एग्जैक्टली कितनी होगी हो। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ही काम आएगी यहाँ पे, क्लासिकल अप्रोच फेल हो जाती है। तो सबसे पहले समझो कि एक्सियोमेटिक अप्रोच है क्या। अब इसमें एक वर्ड चल रहा है एक्सियम। अब ये आपने 9th 10th में पहले क्लासेस में सुना हुआ। एक्सियम का मतलब क्या होता है? हार्ड फैक्ट्स, जिसकी हेल्प से अपन बड़ी थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में इस वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? तो यहाँ पे हार्ड फैक्ट्स का मतलब, एक्सियम्स का मतलब, हम एक्सियम्स किनको बोलेंगे? एक्सियम बेसिकली आपकी जो एलिमेंट्री इवेंट्स है ना, वही आपकी क्या है? एक्सियम्स। ओके, सो एक्सियोमेटिक अप्रोच इज बेसिकली राइटिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सियोमेटिक अप्रोच का बेसिक मतलब क्या है? राइटिंग प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, जो कि आपके एक्सियम्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो वैसे यही चैप्टर में जो अगला लेक्चर का हिस्सा है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसमें हम बोलते हैं कि भाई आप कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो उसी स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ मैं, पर उससे पहले आपको 3 फंडामेंटल चीज़ें जो इस लेक्चर में कवर करूँगा मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आगे का पूरा जो डिस्कशन है उसी के अराउंड ही चलने वाला है, तो ध्यान से सुनेंगे। इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सियम्स। ठीक है, कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि मैं इंटरसेक्शन यूनियन की तरह से लिख रहा हूँ तो एक्सियोमेटिक अप्रोच हो गई। डेफिनेटली वो एक्सियोमेटिक अप्रोच उसको भी कवर करती है, पर उसका जो एसेंस है वो ये है कि हम उसको इवेंट को जो हम एलिमेंट्री इवेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। मान लो मैं इवन नंबर का आने का अकरेंस ए बोल देता हूँ, ठीक है, और E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू अकरेंस ऑफ 1 2 3 4 5 6। तो डेफिनेटली जब भी आप E बोलोगे तो आप बोलोगे जो A है या तो 2 आया होगा, या फिर 4 आया होगा, या फिर 6 आया होगा। इनमें से कोई आया हो तभी तो आपका इवन नंबर आएगा। सो क्योंकि आपस में एक्सक्लूसिव हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन यूज करना सीख लिया लास्ट लेक्चर में। एक्सक्लूसिव मतलब सारे इंटरसेक्शन 0 है, तो किसी से भी कहीं से तुम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को पता करो। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो? अब चाहे अप्रोच क्लासिकल हो चाहे एक्सियोमेटिक हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बायस्ड हो चाहे रैंडम हो, एक चीज हमेशा होल्ड करती है, दैट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1, है ना? ये चीज हमेशा होल्ड करती है। ये हमने बेसिक डेफिनेशन में सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी हमारे पास 6 इवेंट है। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई की जो 6 की प्रोबेबिलिटी बाकी सबसे डबल है, तो बाकी सबके अगर मैं k एज्यूम कर लूँ, k, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2k, और सबका सम कितने होने वाला है? 1। तो सबको सम किया k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस 2k, ये हो गया मेरे पास 7k। ठीक है,
आसान सी बात थी, 7k इज इक्वल टू 1, सो k की वैल्यू आ गई 1/7। सो E2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1/7, E4 की वैल्यू 1/7 और 6 की वैल्यू बाकी सबसे डबल थी तो 2/7 थी। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अपने पास 4/7। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब इसी कोई एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा ऐसे ले लें भाई के वो अगेन रोलिंग ए डाई है जिसमें अकरेंस ऑफ each digit is proportional to its value, is occurrence of each digit is proportional to its value। मतलब 6 की वैल्यू फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी उसी की होगी। ओके, 2 की 1 से ज़्यादा, 3 की 2 से ज़्यादा और प्रोपोर्शनल टू फेस वैल्यू है। देन फाइंड probability of occurrence of prime number, तो प्राइम नंबर की इवेंट को अगर अपन ए बोल दें तो डेफिनेटली दिख तो रहा है कि प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, बायस्ड है। सो प्राइम नंबर क्या होता है अपने पास, वही 6 इवेंट अपनी E2 या तो 2 आया होगा या 3 आया होगा या फिर 5। तो एक्सक्लूसिव है तो इन सबका इंडिविजुअल सम के बराबर लिख दूंगा, E2 प्लस E3 प्लस E5, ओके, प्लस E5। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो कैसे, जैसा कि सवाल में बोल रखा है कि ये जो इंडिविजुअल डिजिट्स की जो प्रोबेबिलिटीज है उनकी फेस वैल्यू के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे EI इज प्रोपोर्शनल टू, इन शॉर्ट लिख सकता हूँ EI इज प्रोपोर्शनल टू I, उसकी फेस वैल्यू। तो उसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल टू सम KI। ओके, तो समेशन क्या होगा अपने पास 1 होता है, तो K बाहर आ गया, सिग्मा I की वैल्यू 1 से 6 तक कितनी हो गई, 1 से लेकर 6 तक का सम 6 × 7 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा इन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दैट इज 21, दैट इज इक्वल टू 1। तो K की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1/21। सारी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है भाई 1, सो 21 K इज इक्वल टू 1, तो K की वैल्यू 1/21 हो गई। तो फटाफट PA की प्रोबेबिलिटी लिख दो, PA क्या हो गया P2 E2 मतलब 2 × K दैट इज 2/21, 3 की 3/21, 5/21, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 10/21। तो एक बेसिक तरीका देखा आपने एक्सिमेट्रिक अप्रोच कैसे डील की जाती है। एक कॉमन चीज कि सिग्मा ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। ठीक है, और जो भी कंडीशन से प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं उस तरह से करते जाओ। अब एक सिंपल सवाल अपन ले कि मान लो 4 फेस है हमारे पास, ये टेट्राहेड्रन वाली डाई है। ठीक है, 4 फेस हैं, इस पे 4 फेस बने हुए हैं A B C D। ओके, या मैं फेस वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 4, अच्छा रहेगा सवाल अच्छे से 3 4, और 4 एलिमेंट्री इवेंट भी डिफाइन कर देता है, अकरेंस ऑफ फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4। ठीक है, जो अकरेंस ऑफ 1 है इट इज ट्वाइस एज लाइकली एज occurrence of phase 2, occurrence of phase 2 is equally likely as occurrence of phase 3, and occurrence of phase 3 is twice as likely as occurrence of phase 4। okay, तो अगेन ए इवेंट बोल देता हूँ, occurrence of even number। okay, occurrence of even number, तो अगेन PA किसके बराबर आएगा, या तो 2 आया होगा या फिर 4 आया होगा, एक्सक्लूसिव आपस में। तो सिंपल ये क्या हो गया सम P2 प्लस P4। तो कंडीशन क्या बनेगी इसमें, अगर मैं इसको ले लेता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी K, तो E3 की क्या हो जाएगी 2K, E2 बराबर है 2K और 1 की 2 से भी डबल है तो ये हो जाएगी 4K। सबका सम किसके बराबर है 1 के इक्वल,
सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज 1 के इक्वल, तो कितना हो गया मेरे पास ये 9k इज इक्वल टू 1, सो k की वैल्यू आ गई 1/9। कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज आपको दिख रही है 1 की, 4/9, 2/9, 2/9, 1/9। सो लिख दो P2 कितनी आ गई 2/9, P4 1/9, सो 3/9, 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सोमेट्रिक अप्रोच। ये और इनरिच होगी अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आगे की जो थ्योरम्स पढ़ने वाला आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस तो पता लग गया होगा कि एक्सोमेट्रिक अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच में क्या है और कैसे इसको डील किया जाता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जहाँ पे क्लासिकल लगती है वहाँ पे भी एक्सोमेट्रिक लगी सकती है। एक्सोमेट्रिक तो इस बात के बारे में सोचती ही नहीं है, वो तो सिंपली एलिमेंट्री इवेंट्स के बाद प्रोबेबिलिटीज का यूज़ करती है। वो सारी बराबर होंगी तो बराबर यूज़ की जाएंगी, अलग अलग होंगी तो अलग अलग यूज़ की जाएंगी। सो एक्सोमेट्रिक अप्रोच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, कोई लिमिटेशन नहीं है, वेदर यू अप्लाई इट ऑन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और बायस एक्सपेरिमेंट्स, whereas classical approach is applicable to random experiments only। प्रोबेबिलिटीज बराबर होनी ही चाहिए क्लासिकल लगानी है अगर आपको तो। ठीक है, ओके, तो कुछ सवाल लगाओ इस पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहली खास चीज़ जो अपने वाला है बेसिकली 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है उसका हिस्सा है, टूल है, ध्यान समझना है इसको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं अपन, लिटरल सेंस में भी क्लियर करना है इसको, फॉर्मूले में क्या मीनिंग करनी हो रहा है उसको भी क्लियर रखना। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हमने क्या किया, ट्रायल किया, रुक गए। अब अपने पास एक के बाद एक ट्रायल होते जा रहे हैं। जैसे मान लो आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया आपने, कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं तो उसका स्टॉक राइज होगा। ठीक है, गिवन मान लो पेपर ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं तो लोग क्या कर रहे हैं भाई के और स्टॉक बाई करेंगे तो स्टॉक राइज कर जाएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी है आपके पास, बट कंपनी की प्रोफाइल अच्छी नहीं आई है, सो क्या पता स्केप्टिकल हो लोग फिर भी बाय ना करें। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक गेनिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। सो हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अकरेंस ऑफ ए, अगर मैं लिखूँ इसको, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए of A, event A given that certain condition is true or you have some information। अब किसी भी तरह की लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, certain condition is true। ठीक है ना, ये अपने जनरली रहते हैं कि भाई किसी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है तो मोस्ट लाइकली उसका स्टॉक राइज करेगा। ठीक है, तो यू आर नॉट 100% श्योर बट यू आर लाइक, वो जो अगेन उसी को तो मेजर करना प्रोबेबिलिटी है कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी, बट ऐसे कहने से काम चलता नहीं, आपको बताना पड़ेगा हाउ मच इट इज, 60%, 70%, कितने चांस है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द रिस्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरह से प्लान कर पाओ आप। सो हम कोई भी कंडीशन है ट्रू है तो वो भी अपने आप एक इवेंट ही है, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं कि इवेंट की तरह बोल देते हैं, बी इवेंट। ठीक है, तो इसको और फॉर्मली कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A given that B has already occurred, B has already occurred। okay, so probability of occurrence of A given that B has already occurred, इसको नोटेशन में कैसे लिखते हैं अपन, P A given B, the slash is read as given, so we write is P A given B। अब इसको लिखोगे कैसे उसके बारे में सोचो, अब और सोचो इसके बारे में। अगर मेरे को ये लगता है कि B तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, ठीक है, मतलब B के बियॉन्ड जो भी चीज़ है वो यूजलेस है। सो मोर और लेस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द सैंपल स्पेस। अब आप सबका सैंपल स्पेस को क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, सो जो भी सैंपल स्पेस में रैंडमनेस थी, एक तरह से आपने रैंडमनेस को कम कर दिया ना। भी पहले बहुत सारी स्कैटर्ड नॉलेज थी आपकी, फिर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर ली तो आपका डिसीजन और प्रिसाइज हो जाएगा। तो मोर और लेस व्हाट वी आर सेइंग कि जब द मोमेंट यू से द बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हो चुकी है, तो आपका सैंपल स्पेस क्या रिस्ट्रिक्ट होके कहाँ पे चला जाता है, बी। बी के जो आउटकम है बस वही सैंपल स्पेस है, उसके बियॉन्ड तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बी हो चुका है या बी पक्का होना ही है, पक्की इन्फॉर्मेशन, तो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं देखा जाएगा। अब अकरेंस ऑफ ए देखना है तो मैं देखूंगा कि
अब ऐसे कितने इवेंट है जो ए के फेवर में बी भी बचे हुए हैं, मतलब बी के फेवर में जो आउटकम थे उसी में से मैं देख रहा हूँ कि ए के फेवर में कौन कौन सा आउटकम है। तो मतलब आप कौन सा आउटकम देख रहे हो, दोनों के कॉमन। ठीक है, सो आई होप ये चीज मैंने क्या लिखी आपको क्लियर हुई होगी। एक तो बी हो चुकी है तो मैंने सैंपल स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब नया सैंपल स्पेस अपना बी है, उसमें से एक आउटकम मतलब वो आउटकम जो ए और बी दोनों के हैं। तो अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, एन एस से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाती है, अपनी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। क्यों, ये क्या बन जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये पहला काम का फॉर्मूला आ गया आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर, दैट इट इज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ओके, तो ये नोटिस में लिया है अच्छे से। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं, बी गिवन है तो अगेन ए ऑलरेडी हैज अकर्ड, तो सैंपल स्पेस ए का हो जाएगा, तो ए नीचे आई ऊपर, ऐसे आउटकम दोनों के फेवर मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको फॉर्मूला। अब कुछ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ मेरे को ए यूनियन बी इज 7/8 एंड A intersection B is 1/4 and A bar is 5/8। ठीक है, आपको निकालना है, तो पी ए बता दो मेरे को, पी बी भी बता दो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी भी बता दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो पी ए तो पता लग गई, कॉम्प्लीमेंट की दी हुई है, तो 1 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3/8 आ जाती है। ठीक है, अगेन यूनियन होता है मेरे पास पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, जो कि वैल्यू दे रखी है अपने को 7/8, ए की निकाल चुका हूँ 3/8, पी बी पता नहीं है, इंटरसेक्शन दे रखा है 1/4, 7/8, 1/4 को लिख सकता हूँ 2/8, 3/8 माइनस 2/8 1/8, सो पी बी मेरे को दिखाई दे रहा है। सो 3/8 माइनस 2/8 1/8, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7/8 माइनस 1/8 6/8, दैट इज 3/4। ओके, तो आप आराम से निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, so this turned out to be a intersection B, क्या दिया 1/4, ये हो गया 3/4, तो आंसर आ गया 1/3। इजी। एक और सवाल देखो इसी तरह से कैलकुलेशन पे बेस्ड ही, पी ए दिया हुआ है अपने को 0.3, पी बी दिया हुआ है 0.4 एंड पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार दिया हुआ है मेरे को 0.5। ओके, मेरे को निकालना है पी ए गिवन ए यूनियन बी बार। ओके, ये पता करना है। अगेन ये सेट ही है और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा देखो, ये क्या होता है अपने पास, डिमॉर्गन लॉ से देखा जाए तो इकट्ठा करोगे तो सिंबल फ्लिप हो जाएगा, और ये होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी 0.5, तो यहाँ से आपके पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 0.5। ठीक है, जो कि मेरी क्या होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5 दे ही रखा है, ये गिवन है 0.3, ये 0.4 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.5। तो सारी मेहनत करने के बाद मेरे को इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.3, 0.4, 0.7, सब्ट्रैक्ट करूँगा 0.5, 0.2, तो ये डाटा निकल के आ गया। यूनियन वाला डाटा भी पड़ा हुआ मेरे पास। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए यूनियन बी बार या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन में ये मेंशन है तो यही लिख रहा हूँ, बाकी ए से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो अपने को क्या करना है,
सेट की तरह ही पढ़ना है इसको। क्या है? बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार, दोनों सेट का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले सेट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो ऊपर तो आप सिंपल सेट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इंटरसेक्शन का और यूनियन। सो बेसिकली ऐसे सोचो कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस का है, तो आप क्या करते हो? बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, उसी तरह से चलो। सो बी बी इंटरसेक्शन ए एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार, थोड़ा सा सेट का यूज कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय ए यूनियन बी बार। सो ए यूनियन बी बार का मतलब क्या हुआ? सेट से लिख दूं मैं इसको, पी ए प्लस पी बी बार माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? बी इंटरसेक्शन बी बार होता है फाइव नल सेट, नल सेट का किसी के साथ भी यूनियन करोगे तो ऊपर वही चीज आएगी। तो ये मेरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। नीचे क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी बार, और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ए का है पर बी का नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिवली टू ए। तो वो क्या होगा? पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके। वेन डायग्राम यूज कर सकते हो, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी बार करना था एक्सक्लूसिवली टू ए। तो वो क्या होता है? ए में से पत्ती हटा दो, पत्ती मतलब इंटरसेक्शन। सो पी ए कैंसिल हो गया। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी अपनी? 0.2। ओके। पी बी कितना था मेरा? 0.4, तो बार हो गया 0.6 प्लस इंटरसेक्शन आया था 0.2, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 मतलब 1/4। ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम और लगा लो तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी और क्लैरिटी आएगी। पर एक चीज दिमाग में रखना, जब भी मैं बोलता हूँ ए गिवन बी, तो आपने सैंपल स्पेस को रिस्ट्रिक्ट करके बी पे लेके आ गए, अब उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप ओरली भी कर सकते हैं इसको, ये बार बार सिंटैक्स लिखने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है। ये तो कुछ इस तरह के सवाल भी आते हैं और बार बार यूज करना तो हम पढ़ते हैं उसको, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि बी तक सैंपल स्पेस को रेस्ट्रिक्ट करना है। इस चीज़ को दिमाग में रखो, तो प्रॉब्लम लगाओगे तो ओरली भी आंसर निकाल लोगे। सिंपल क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस। फेयर डाई है, जब तक मेंशन नहीं किया जाए तो फेयर ही मानना उसको, इज रोल्ड ट्वाइस। ठीक है। दो इवेंट डिफाइन कर लो, या फिर सीधे सीधे बोल सकता हूं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर occurred twice given that sum of two outcomes is 6। ठीक है। तो इसमें देखो नोटिस करो कि हम जब बोलते हैं कि सेम नंबर अकर ट्वाइस, ये होगी मेरी क्या? इवेंट ए। गिवन दैट सम ऑफ द टू आउटकम इज 6, दिस इज योर इवेंट बी। ठीक है। इस तरह से पहले आइडेंटिफाई कर लो, ये इवेंट ए और ये इवेंट बी। और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है अपन से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पे काम करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो अपने पास याद करो कि हमारे पास 36 टोटल आउटकम होते हैं जब एक डाई को रोल करते हो। ठीक है। तो उसमें सम 6 कितने तरीके से आया था? 5 तरीके से आया था। स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि 1 से लेके 1 तक, 2 से लेके 2 तक, एंड सो ऑन 6 से लेके 6 तक। तो 7 आउटकम 6 तरीके से आता है। डायगोनल उसके जस्ट ऊपर 6 आउटकम आता अपने पास कितने तरीके से? 5 तरीके से। देख भी सकते हो 1 5, 2 4, 3 3 एंड 4 2 एंड 5 1। ठीक है। सम कितना आ रहा है? 6।
अब मेरे को देखो, मैंने बोला था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब मेरा यही सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस अपना यही है। अब इसमें फेवरेबल इवेंट मतलब दोनों टाइम सेम आउटकम होना चाहिए, दैट इज 3,3। तो सीधे सीधा आंसर हो ना, टोटल आउटकम तो 5 है, उसमें एक फेवरेबल है 1/5। फिर भी अगर आपको लिखना हो प्रॉपर ऐसे बोर्ड के हिसाब से स्कूल के लिए, तो ये बेसिकली अपना इवेंट क्या है, बी का सैंपल स्पेस, बी का मैंने लिख दिया। ओके, ये क्या बनेगी, इक्वल आउटकम, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। प्रॉपर फॉर्मूला लिख के करना है अगर अपने को, ए गिवन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी में ए इंटरसेक्शन बी में एक ही फेवरेबल आउटकम है, दोनों में सम 6 है और बराबर है, तो 1/36 डिवाइडेड बाई 5/36। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 1/5। एक सवाल और देखो, ए डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स, 3 बार फेंक दिया इसको, ठीक है, एंड सम ऑफ द आउटकम्स, ये बात देखो मेरे को पहले से पता है, तो ये अपनी गिवन वाली इवेंट होगी, इज 15। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द फर्स्ट थ्रो नंबर वॉज 4। ओके, तो आइडेंटिफाई कर लो इसको, नंबर वॉज 4, इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आपकी होगी ए इवेंट, और पहले से इंफॉर्मेशन मेरे को है क्या, 15, ठीक है। अब इसमें जब सम ऑलरेडी 15 है तो उसी में से मेरे को देखना है, ठीक है। तो सम 15 कैसे कैसे कर सकते हो, वो सारे आउटकम देख लो। सम 15 कैसे कैसे कर सकते हैं अपन, तीनों आउटकम में एक बेसिक सा केस तो क्या हो गया, 5 5 5, ठीक है, बी के लिख रहा हूँ, एक ये बन गया, एक क्या कर सकते हो आप, 5 4 6, ठीक है, 5 4 6, ये 3 तरीके से बनाया जा सकता है, 5 4 6 6 4 5, मतलब 6 वेज बन जाएगा ना अपने पास, इसको आपस में अगर अरेंज करो, 5 4 6, थोड़ी पीएनसी यूज कर सकते हैं अपन, 5 4 6, तीनों डिफरेंट अलग अलग आउटकम है, तो 3 फैक्टोरियल से 6 केसेस के आ जाएंगे। ओके, और कैसे बना सकते हो, 15 बनाने के लिए मेरे को 5 5 5, 3 4 से तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो आपको तीनों 5 के केस हो गए, 5 4 6 हो गया, तो 4 5 बनाओगे तो 6 आएगा ही आएगा, 2 4 कर लो, 4 4 8 6 14, तो 2 4 से भी काम नहीं चलेगा आपको, 1 4 पे 5 और 6 का केस, मतलब कि टोटल केस यही बनने हैं 7, ठीक है। और 6 6 5 पे बन गए, 6 के भी देख सकते हो, 6 3। वैसे इन्यूमरेशन करनी हो ना तो हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ भी जा सकते हो, कि मान लो मैंने तीनों 6 तो ले नहीं सकता, तो 6 लिया तो 3 हो गया, सिंगल 6 लूंगा तो मेरे पास सम बचता है 9। 9 कैसे कैसे कर सकते हो आप, 4 5 कर सकते हो, 3 6 करना नहीं है, और 2 7 कर नहीं सकते, तो ये केस हो गया हमारे पास कंप्लीट 6 के सारे। और एक 5 लोगे तो 5 के साथ 6 तो लेना ही नहीं, 6 के सारे केस कंप्लीट कर चुके हो, तो 5 5, तो ये मेरे पास कितने केस हो गए, 6 फैक्टोरियल से देख सकते हो, ये हो गया 1 और ये हो गए 3, आगे पीछे भी तो आ सकते नहीं, तो टोटल मार के मेरे पास केस होंगे कितने, 10, जिसमें सम 15 हो रहा है। ओके, तो बी इन केस में मेरे पास कितना हो रहा है, सम 15 हो रहा है। अब फेवरेबल केस क्या है कि फर्स्ट फेज पे 4 आना चाहिए, तो बचा हुआ सम कितना हो गया अपने पास, 11। 11 से हम 2 तरीके से बना सकते हो आप, कैसे, 5 6 या फिर 6 5। तो फेवरेबल केस कितने हुए, 2, टोटल केस कितने हुए, 10, तो 2/10, सीधा सीधा आंसर क्या बोल दूं, 1/5, ठीक है, इजी। एक सवाल और देखो कि अपन ऐसा अज्यूम करें, अज्यूम
एवरी बोर्न चाइल्ड कैन बी गर्ल और बॉय विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, या ऐसा बोले इज इक्वली लाइकली टू बी गर्ल और बॉय, लाइकली टू बी गर्ल और बॉय। ठीक है, तो अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, दो चाइल्ड की बात कर रहे हैं अपन, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, गिवन दैट, पहला पार्ट ले लो, यंगेस्ट इज गर्ल, एंड एट लीस्ट वन इज गर्ल, एट लीस्ट वन इज गर्ल। ठीक है, अब देखो कि अपने पास चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ ना, तो चार पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों बॉय या बॉय गर्ल, गर्ल बॉय या दोनों गर्ल। ठीक है, तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। जब मेरे को ये पता है कि यंगेस्ट तो गर्ल है ही सही, तो मतलब जब यंगेस्ट गर्ल है तो आप कौन से केस की बात कर रहे हो? बस इन दोनों केस की बात कर रहे हो कि अपना तो दूसरा बच्चा है, दूसरा चाइल्ड है, वो गर्ल है। ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी निकाले दोनों गर्ल हो, तो कौन सा केस है? ये वाला केस फेवरेबल है, दो केस सैंपल स्पेस में बचे हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी सीधे सीधे। तो इस चीज़ को देखो कि जब जो इवेंट अपने गिवन है वही अपना सैंपल स्पेस है, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। नहीं तो सेट्स बनाओ, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, उससे आंसर आएगा। एटलीस्ट वन इज गर्ल, ये तीनों केस आपके सैंपल स्पेस में आ जाते हैं, और दोनों गर्ल का केस एक ही है, तो आंसर कितना आ गया? 1/3। ईजी, आसान था बिल्कुल। ठीक है, अब एक सवाल दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में है प्रोबेबिलिटी का सवाल, बट कोई भी अच्छा सवाल है, इसमें ऑब्जर्व करना कि किस तरह से इवेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, अपने को क्या करना है, टॉस ए कॉइन, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, टॉस ए कॉइन। ठीक है, इफ हेड अपीयर्स, टॉस द कॉइन अगेन, अदरवाइज रोल ए डाई। ठीक है, तो अगर इसे सैंपल स्पेस की बात करूं तो पहले अपन ने क्या फेंका, कॉइन को थ्रो कर दिया, तो हेड और टेल, और हेड आ गया तो वापस कॉइन फेंक दिया, तो वापस हेड और टेल, और टेल आया तो आपने क्या किया, डाई रोल किया। तो 6 आउटकम पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस की जहां तक चर्चा करें तो 8 आउटकम दिख रहे हैं मेरे को, HH HT एंड T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ सवाल पूछूं आपसे, फॉर्मल क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं आपसे ऐसे पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपीयर्ड इन द सेकंड, नंबर 4 अपीयर गिवन दैट हेड अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो, वो जीरो ही होगी ना, क्योंकि अगर हेड फर्स्ट में आ गया तो फिर तो नंबर डाई रोल ही नहीं करोगे। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट सोचना चाहिए कि अगर मेरे से पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 अकर्ड गिवन दैट हेड अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन द फर्स्ट थ्रो ऑफ कॉइन, तो जीरो ही रहनी है सारी की सारी। अगर हेड आ गया तो फिर तो आगे वाली इवेंट होनी नहीं है। तो मेनली इसको लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना पहले सीखो, रादर देन कि हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो अपने को निकालनी है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई showing number greater than 4 given that there was at least one tail, given that there were at least one tail, at least one tail। ठीक है, दो इवेंट आप देख पा रहे, फिगर आउट कर पा रहे हो इसके अंदर। एक इवेंट तो अपनी कौन सी होगी, डाई शोइंग, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो ये हो गया, और गिवन वाली इवेंट अपनी बी हो गई। तो ए गिवन बी निकालना है मेरे को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगेन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एटलीस्ट वन टेल, तो उसमें देखो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से, एटलीस्ट वन टेल, एक तो ये हो गया, बाकी 6 है, तो ये 7 फेवरेबल आउटकम है बी के फेवर में। तो 7/8 प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मत चेप देना, क्योंकि गलत हो जाएगा वो, ये सारे आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए ना, तो ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, हेड आए दोबारा टेल आए, 1/2 इंटू 1/2। ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऐसे लगी हुई है इस सवाल के अंदर, पर फिर भी आप पढ़ेंगे अपन अभी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये जो प्रोबेबिलिटी T1, ये क्या होगी, टेल आए फिर 1 आए, क्योंकि टेल आ जाएगा हाफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद तो 1/6 चल रही है ना प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्या है, हेड आने के बाद हाफ ही है, तो डेफिनेटली टेल आने के बाद बाकी सारे नंबर्स का तो चांस ऑफ 50-50% नहीं है, 1/6 है, तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, कि नंबर ग्रेटर देन 4 भी आया और टेल भी आया, मतलब T5 और T6 की बात की जा रही है, और नीचे एटलीस्ट 1 टेल, मतलब ST यूनियन T1 यूनियन T2 से लेके T6 तक। तो सबकी एक्सोमेट्रिक अप्रोच सीख ही सको, प्रोबेबिलिटीज लिख लो। T5 का मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6, इसमें नीचे 1/2 इंटू 1/2, बाकी 1/2 इंटू 1/6, 6 टाइम्स चलेगा ये, है ना, T1 से लेके T6 तक। तो सीधे सीधा कर दो, ये कैंसिल, ऊपर कितना हो गया मेरे पास 1/6 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 1/6, नीचे हो गया मेरे पास कितना 3/4, सो 4 3 इंटू 6 2 3, तो आंसर आ गया अपने पास कितना 2/9, ये अपनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, सो आई होप आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंटैक्स समझ में आया होगा। मेन जो चीज़ इसका लिटरल सेंस क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ताकि प्रॉब्लम में डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। कुछ सवाल लगाओ इस पर, फिर हम लास्ट लैग पे बढ़ते हैं लेक्चर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बहुत आसान सी बात है, पर ये काम देखो क्या करती है। अब हम जब एक के बाद एक इवेंट करते जाएंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाएगी, उसके लिए अपने को एम्पावर करेगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो बेसिकली आपने थोड़ी देर पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे लिखा था अपन ने इसको, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो क्या बोलोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए गिवन बी। तो बेसिकली मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको इस तरह से भी लिखते लो, बी ए, बी हुई फिर ए हो गई, ओके, बी अकर्ड देन ए अकर्ड, मतलब बी हो गई और बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब बेसिकली बी भी हो रही है फिर बाद में ए भी हो रही है। बी हो, उसको लिखा कैसे अपन मल्टीप्लिकेशन से, बी हो गई उसके बाद में फिर अपन ने ए करवा दी। तो इस चीज़ को अपन आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ए बी सी, ओके, ए होगी फिर बी होगी फिर सी होगी, इसका मतलब ए हो गई, ए के होने के बाद बी हो गई और फिर दोनों के होने के बाद सी हो गई, ओके। अब चाहे इसको कितना भी लंबा खींच लो। अब इसमें देखो वो चीज़ काम आएगी जब मैं बोल रहा था पहले कि भाई अपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि होने के बाद क्या सीन बन रहा है, क्या सैंपल स्पेस बन रहा है। धीरे धीरे अपना सैंपल स्पेस कम होता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल अगर मैं लूँ, ए बैग कंटेन 4 ब्लू प्लस 3 रेड, ठीक है, balls are drawn, 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement। ठीक है, निकालने के बाद वापस नहीं डालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी that in first row we have red और second row we have blue।
बेसिकली आपको किसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड निकले फिर उसके बाद में ब्लू निकले, तो ये क्या होगी, रेड निकल जाए, रेड निकलने के बाद ब्लू निकल जाए, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/7। उसके बाद एक बॉल जा चुकी है, अब देखो सैंपल स्पेस चेंज होंगे ना एक तरह से, बॉल बची 6, उसमें से ब्लू कितनी है 4, तो 4/6 मेरा आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 4 कितना हो गया 12, 2/7, सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1 without replacement. From a well shuffled pack of 52 cards. From a well shuffled का मतलब random experiment है, shuffled pack of 52 cards. नॉर्मल जो अपना ताश के पत्ते होते हैं, ऑलरेडी जिक्र कर चुके इस बात का, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्ड्स आर जैक, क्वीन एंड किंग रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इवेंट ऐसे बना लो, पहला जैक, दूसरा क्वीन, तीसरा किंग। तो अपने को क्या निकालनी है, जैक, क्वीन, किंग। तो पहले क्या हो, जैक आ जाए, उसके बाद क्वीन आए उसके निकलने के बाद, और दोनों के निकलने के बाद किंग आ जाए। ठीक है, तो पहला जैक कितने होते हैं, बस 4 होते हैं, 4/52, एक पत्ता निकल चुका है। क्वीन कितनी है, अभी भी 4 ही है, एक पत्ता निकल चुका है क्वीन। किंग भी अभी 4 बचे हुए हैं, 2 पत्ते निकल चुके हैं, 50। ओके, समझ पाए आप इस बात को। अब ऐसे ही एक और सवाल देखो, इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर अपने पास 4 रेड और 3 ब्लू बॉल है। ठीक है, 3 बंदे हैं, विनोद, जतिन and Yuvraj are drawing balls 1/1 without replacement। ठीक है, एक एक करके बॉल निकाल रहे विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं डालेंगे। इन द ऑर्डर विनोद, जतिन, युवराज। ठीक है, इन द ऑर्डर विनोद, जतिन, युवराज। whosoever draw, देखना गेम क्या है, whosoever draw blue ball first wins the game। blue ball first wins the game, जिसकी पहले ब्लू बॉल आ जाए जीत जाएगा गेम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल विनिंग, मतलब इनके अलग अलग बंदे की जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालो। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली विनोद को अगर जीतना है तो विनोद सबसे पहले निकाल रहा है, जो ब्लू बॉल निकालेगा वो जीत जाएगा गेम, फिर खत्म। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ब्लू निकल जाए तो गेम खत्म हो जाएगा, विनोद जीत गया। अब मान लो विनोद की अगर रेड नहीं निकली, बाकी बात है जतिन की भी नहीं निकलनी चाहिए, फिर युवराज की भी नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, फिर अपना वापस विनोद का नंबर आएगा, विनोद निकाल लेगा। और अगर विनोद अभी भी नहीं निकाल पाया तो फिर इसका नंबर आएगा क्या, अगर विनोद भी नहीं निकाल पाया तो फिर तो रेड निकलेगी, चारों रेड जा चुकी, फिर तो जतिन जीत ही जाएगा। तो विनोद का दोबारा नंबर, मतलब तीसरी बार नंबर तो नहीं आएगा। अगर उसको जीतना है तो इन्हीं 2 इवेंट के साथ ही वो जीत सकता है। अब देखो ये एक्सिमेटिक अप्रोच का एडवांटेज देखो, अब पूरा सैंपल स्पेस जानने की जरूरत नहीं है, आपके फेवर में जो इवेंट हो रही है बस आप उनके बारे में सोच रहे हो कि विनोद कैसे जीत सकता है, पहली बार निकाल ले या दूसरी बार निकाल ले। ठीक है, उसके अलावा उसका नंबर आएगा ही नहीं, और दोनों इवेंट आपस में एक्सक्लूसिव हैं, तो सम करके लिख सकते हो PRRB।
अब इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लगेगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्लू निकाली, ब्लू 3 बॉल थी, टोटल 7 है, प्लस रेड निकाली, रेड 4 है, 4/7। एक रेड जांच की, दोबारा रेड निकाली, नंबर ऑफ बॉल भी कम होती जा रही है, फिर दोबारा रेड निकाली 2/5, फिर ब्लू निकाल ली 3/4। ठीक है ना, 3 रेड जांच की तो 4 बॉल बची, 3 ब्लू और 1 रेड। ये हो गई अपनी जतिन की, विनोद की प्रोबेबिलिटी जतिन की निकालनी है। अब जतिन पहले तो विनोद ही निकालेगा, तो विनोद की रेड ब्लू बॉल नहीं निकलनी चाहिए, उसके आनी चाहिए रेड। फिर जतिन का नंबर आएगा, देखो ऑर्डर चल रहा है, युवराज, जतिन, विनोद, जतिन और युवराज। ठीक है, या फिर क्या हो, मान लो जतिन पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाया, मतलब विनोद की रेड, जतिन की भी रेड, फिर आया युवराज का नंबर, उसकी भी रेड ही आनी चाहिए, है ना, अगर दूसरी बार नंबर देना है। फिर वापस नंबर किसका आया, विनोद का, उसकी भी रेड आई। फिर जतिन ब्लू निकाल ले, और वो ब्लू निकाल ही लेगा, तो 4 रेड निकलने के बाद जतिन क्या होगी, पक्का ब्लू निकाल लेगा। तो देखना ध्यान से कि श्योर इवेंट कब बनती है, जब 4 रेड निकाल लेते हो, सीधा 1 मत लिख देना इसको। अगेन क्या लिखोगे इसको, PRB प्लस PRRRRB, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओ। फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड 4/7, फिर ब्लू आ गई 3/6, फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड 4/7, फिर से रेड 3/6, फिर से रेड 2/5, फिर से रेड 1/4, और फिर ब्लू। अब ब्लू 3 बॉल, बैग में भी 3 बॉल। अब देखो, अब जाके ये 1 हुई है, दोनों को ऐड कर दो, जतिन की जितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मेरे को निकालनी है अब युवराज की, तो युवराज की तभी नंबर आएगा जब विनोद भी फेल हो जाए, जतिन भी फेल हो जाए। अब युवराज का नंबर आया, तो आपको पता है यही अकेली इवेंट है, अदरवाइज जतिन जीतेगा या फिर विनोद जीतेगा, युवराज का नंबर तो आना ही नहीं है। देखो दूसरे टाइम में अगर जतिन तक गेम जाता तो गेम खत्म है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इसी से निकालो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लू रेड बॉल 4/7, फिर से रेड बॉल 3/7, 3/6, बॉल कम हो गई, रिप्लेस नहीं कर रहे अपन, तो वापस ब्लू निकली, ब्लू 3 है, अब बॉल बची अपने पास कितनी, 2 बॉल निकाल चुके, बची कितनी, 5। ठीक है, 3/5। ये होगी अपनी किसकी जितनी प्रोबेबिलिटी, युवराज की। अब ध्यान रखना, तीनों को अगर ऐड करो तो 1 ही आएगा, क्योंकि तीनों में कोई ना कोई तो गेम जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है, आसान था बिल्कुल। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल देखना, ऑब्जर्व करने की बात है। इन ए बॉक्स देयर आर 10 कीज, कितनी कीज हैं, 10, आउट ऑफ विच ओनली 1 कैन ओपन द लॉक, आउट ऑफ विच ओनली 1 कैन ओपन द लॉक। ठीक है, मतलब बाकी 9 कीज तो क्या है, काम करेंगी नहीं, एक की है वो मेरे को पता नहीं कौन सी है, तो रैंडमली अपन क्या कर रहे हैं, 1 by 1 सारी की ट्राई कर रहे हैं। 1 by 1 all keys are tested until the lock is opened। एक बार ओपन हो गया तो उसके बाद तो फिर मतलब नहीं है, until the lock is opened। ठीक है, गेम समझ में आ गया आपको। 1 by 1 all keys are tested, ठीक है, until the lock is opened। और 1 by 1 में ये चीज दिमाग में रखनी, विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक बार जिसको चेक कर लिया नहीं काम करी फेंक देंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो हमारे पास एक गुड की है, बाकी सब बकवास है, एक एक करके सारी कीज निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट, जब तक कि गुड ना मिल जाए। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, ऑब्जर्व करनी है अपने को। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द लॉक इज ओपन, दैट द लॉक इज ओपन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट। मान लो गुड की और बैड की ऐसे है, एक गुड की बाकी 9 बैड कीज ही हैं, तो आपकी पहले अटेम्प्ट में ही गुड की निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही है, 1/10। सेकेंड अटेम्प्ट में अगर ये काम होगा तो पहले की तो निकलेगी बैड, फिर आई गुड, तो बैड की निकलने की प्रोबेबिलिटी 9/10, फिर गुड आने की प्रोबेबिलिटी, एक गुड है और देखो एक की निकाल चुके हो, टोटल कीज बची कितनी, 9, तो वापस प्रोबेबिलिटी देखो कितनी आ रही है, 10 ही आ रही, 1/10 ही आ रही है। अगेन
मैं आपसे पूछूँ ऐसे, अब सीधा फिफ्थ अटेम्प्ट पे चलते हैं कि फिफ्थ अटेम्प्ट में ये काम होना चाहिए। इसका मतलब बाकी 4 अटेम्प्ट में तो बैड की निकली, फिर 5 में गुड आई, तो इसका मतलब 9/10, फिर वापस बैड, 8/9 वापस बैड, क्या है अपने पास 8/9, 7/8 फिर से बैड, 6/7। ठीक है, अब निकलेगी अपनी गुड। तो 4 बैड कीज निकल चुकी हैं, बची अपने पास टोटल की 6, एक गुड है उसमें से। अब देखो सब कैंसिल कर कर आके ये भी क्या आ रहा है मेरे पास 1/10। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी भी अटेम्प्ट में निकालो प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, हर बार 1/10 ही, पहले अटेम्प्ट में निकालो चाहे दूसरे में, 5 में, इवन 10 में भी जाओगे तो यही पैटर्न पड़ेगा, कट कटा के सब क्या आना आपका 10 ही आना, 1/10 ही आना है। ठीक है ना। अब इसी सवाल को थोड़ा सा अपन और अच्छा करते हैं। मैं बोलता हूँ एक बॉक्स में 4 बैड क्वालिटी आइटम्स हैं और 6 गुड क्वालिटी आइटम्स हैं। ठीक है, आइटम्स आर ड्रॉन एंड चेक 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं डालना है। अनटिल कब तक करना है ये, अनटिल ऑल बैड आइटम्स आर फाउंड, ऑल बैड आइटम्स आर फाउंड। ठीक है, जब तक सारे बैड ना मिल जाए आप चालू रखो प्रोसेस को। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that the process ends in 6th ड्रॉ। ठीक है, छठे ड्रॉ में प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, मतलब आप छठे ड्रॉ तक आपको सबके सब बैड आइटम मिल गए, सबके सब मतलब 4th। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 2 3 4 5 इस 6 ड्रॉ के अंदर आपने लास्ट बैड आइटम निकाला है। कौन सा बैड आइटम, 4th। बाकी उसके पहले आपको क्या हुआ होगा, 3 बैड निकल गए होंगे और 2 गुड निकले होंगे। ठीक है, अभी इसकी सीक्वेंस से कुछ भी उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, अब 2 इवेंट हो रही है अपने पास, एक इसको एक इवेंट तो ये बना दो पूरी इकट्ठी एक, और एक इवेंट बना दो ये ए ये बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को किसकी, पी ए बी की। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, ए हो गई, ए होने के बाद लास्ट बैड आइटम भी निकल गया। अब पी ये सोचो, पहले 5 आइटम में वो 3 बैड और 2 गुड निकालने हैं, तो कैसे निकालो इस चीज को, तो सिंपल अपनी पीएनसी लगा दें। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे आप, 3 बैड निकालना है अपने को, 4 बैड थे 4C3 और 2 गुड निकालना है 6C2 डिवाइडेड बाई 5 कैसे भी निकल जाते हैं। समझे, सीक्वेंस कुछ भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपके पास जो अगला ड्रॉ होगा 6th, उसमें 5 आइटम बचे हुए बैड के अंदर, एक बैड है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5। तो यहाँ तक का निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, आई गेस आप समझ में आई होगी। अब बढ़ते आगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, थ्योरेटिकली पहले समझना है, फिर मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा उसका पूरा फोकस। अब देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसे नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंट मतलब आपस में डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो सिंपल लिटरल सेंस में क्या बोल सकते हो, दैट occurrence or non-occurrence of one is unaltered or unaffected by occurrence or non-occurrence of other।
मतलब एक के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, पहले सेंटेंस समझ लो कि एक दूसरे के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी ए के होने की प्रोबेबिलिटी या ना होने की प्रोबेबिलिटी बी को अफेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी ऑलरेडी अकर्ड, तो एज आई जस्ट सेड, क्योंकि बी हो चाहे ना हो ए के होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर पड़ना नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या बनेगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होगी स्टेटमेंट जो मैंने निकाली। और अभी तो पढ़ते क्या आए हो तुम, ए गिवन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर पी ए। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ये हो गया अपना फाइनल रिजल्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मैथमेटिकल फॉर्म। जब भी अपन को चेक करना दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए, तो इंडिपेंडेंट बोल देंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास मैथमेटिकल डेफिनेशन और लिटरल साइंस में इसका मीनिंग क्या हो रहा है। दूसरा, अब देखो काम की बात क्या हो गई कि ये जो हम करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी क्या लगेगी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, तो सीधे इसी तरह से हम लिख सकते हैं ए बी सी तीन इंडिपेंडेंट इवेंट है पेयर वाइज, तो आराम से पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी कर देंगे और ये मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्लियर हो गई। बेसिक प्रॉपर्टी अगर समझी जाए, जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, अकरेंस और नॉन अकरेंस, तो इसको अगर बोलेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर दोनों इंडिपेंडेंट गिवन है देन ए बार बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये भी पेयर और ए बी बार ये वाला पेयर भी एंड ए बार बी बार ये वाला पेयर भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट का ही पेयर होगा। ठीक है, प्रूव कर देता हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए। अगर मेरे को इनको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो जैसे कि मैंने बोला इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आपको दोनों के प्रोडक्ट के बराबर दिखाना पड़ेगा। ए बार इंटरसेक्शन बी, बी का है पर ए का नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव बी, तो अपने को वेन डायग्राम्स पता है कैसे लिखते हैं इसको, बी में से पत्ती रिमूव कर दो, ए इंटरसेक्शन बी। सो अब ए भी तो इंडिपेंडेंट है ही सही, तो अपन क्या लिख देंगे, पी ए इंटू पी बी, पी बी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस पी ए, तो ये क्या हो गया पी बी इंटू पी ए बार। इजी, तो मैंने प्रूव कर दिया ना इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों इवेंट के प्रोडक्ट के बराबर। सिमिलरली ये भी की जा सकती है, तो सीधे तीसरे वाले पे जंप करते हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। डी मॉर्गन लॉ का अच्छा यूज क्या कर सकता हूँ, खट्टे पे लगाऊंगा तो बीच का सिंबल फ्लिप, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। सीधा ब्रैकेट ओपन करके ही लिख रहा हूँ, और ये इंडिपेंडेंट है ही सही, तो पी ए इंटू पी बी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी ए पी, और ये माइनस पी बी अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर भी क्या बचेगा वापस 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए पूरा कॉमन निकाल लूँ, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए क्या हो गया, पी ए बार, 1 माइनस पी बी क्या हो गया, पी बी बार। तो फाइनली शो कर दिया ना, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों इवेंट के प्रोडक्ट के बराबर, हैंस ए बी क्या होंगे इंडिपेंडेंट। सो आई होप आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब इसको देखो कब कैसे रियलाइज करते हैं। मान लो एक कॉइन को आप बार बार टॉस कर रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड आए और अगले अटेम्प्ट में टेल आए, तो आपस में क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, कोई रिलेटेड नहीं है आपस में, तो क्या बोलेंगे इसको इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसे डाई को रोल कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स, फर्स्ट में 1 आए, अगले में फिर 2 आ जाए, तो 1/6 इंटू 1/6 ही करोगे आप, तो क्या आपस में क्या है इंडिपेंडेंट, तो डायरेक्ट एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करते चलोगे। ओके, इस तरह से इसको अप्लाई करना होता है। पढ़ने लैंग्वेज में कैसे ग्रैप करते हैं, डाटा से कैसे ग्रैप करते हो सीख लिया, लैंग्वेज में से भी
आपको पता लगना चाहिए कि हाँ ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इंडिपेंडेंट हो रही है। अब थोड़ी देर पहले देखो हमने गेम खेला था एक, युवराज, विनोद और जतिन ने गेम खेला था। 4 रेड बॉल थी, 3 ब्लू बॉल थी, सेम कंडीशन। विनोद निकालेगा, फिर जतिन निकालेगा, युवराज निकालेगा, एक एक करके बॉल निकाल कर जो भी पहले ब्लू निकाल दे वो जीत जाएगा। तो पहले कंडीशन क्या थी, विदाउट रिप्लेसमेंट। आप बॉल निकालने के बाद वापस नहीं डाल रहे थे, तो बैग का कंटेंट चेंज हो रहा था, प्रोबेबिलिटीज भी बदल रही थी। लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो बॉल। विद रिप्लेसमेंट मतलब बॉल निकालोगे, देखोगे और वापस डाल दोगे बैग में। और जब बैग में वापस डाल दोगे तो प्रोबेबिलिटीज तो बदलेंगी नहीं। इसका मतलब किसी भी प्लेस पे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पीछे वाले पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो इंडिपेंडेंट हो गई ना ये। तो सीधे सीधे इस केस में आप क्या लिखोगे, विनोद की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जाए और ब्लू बॉल निकाले, काम खत्म। या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकाल पाया, तीनों बार फेल, विनोद भी नहीं निकाला, जितिन भी नहीं निकाला, युवराज भी नहीं निकाला, फिर इसने निकाल लिया ब्लू, फिर से भी गेम चालू रह सकता है ना, क्योंकि अब तो बॉल तो वापस जा ही रही ना बैग में। तो क्या पता वो दूसरे राउंड पूरा निकाल ले, किसी की भी नहीं निकली, फिर तीसरे राउंड पे उसका नंबर आए, और ये सीक्वेंस पे चलती ही रहेगी अपनी, है ना, जब तक ब्लू बॉल नहीं निकल जाती। तो विनोद के फेवर में ये सब पैटर्न है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओगे तो पीबी कितनी होगी मेरे पास, 3/7। अब रेड 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 3 बार आई, तीनों बार प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है, 4/7 का क्यूब इंटू 3/7, 4/7 रेज़ टू पावर 6, फिर 3/7। अभी क्या चल रहा है भाई, 3/7 को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो 1 + 4/7 का क्यूब 4/7 रेज़ टू पावर 6, इनफाइनाइट जीपी हो गई है। तो देख पा रहे हो, 3/7 a/1 - r, इनफाइनाइट जीपी का सम लगा सकते हो ना सीधे सीधे। इसको सोल्व कर लो, विनोद की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जतिन की निकालनी है अगर, पीजे क्या होगा, विनोद की आ गई रेड, फिर जतिन की आ गई ब्लू। या फिर जतिन को सेकंड राउंड मौका मिलेगा कब, फर्स्ट राउंड खत्म, किसी की निकली, फिर विनोद का नंबर आया, नहीं निकली, फिर जतिन का आ गया। ऐसे ही जतिन का मान लो सेकंड राउंड में भी नहीं हो पाया, तो 2 राउंड पूरे हो गए, किसी का भी नहीं निकला, फिर विनोद का नंबर आया, नहीं निकला, फिर जतिन का आया, ब्लू आ गई, और सेम सीक्वेंस चलती रहेगी। अब देख लो आप, ये क्या बनेगा, 4/7 3/7 प्लस 4/7 होल रेज़ टू पावर 4 इंटू 3/7, 4/7 होल रेज़ टू पावर 7 इंटू 3/7 एंड सो ऑन। अगर मैं 4/7 इंटू 3/7 को कॉमन निकाल लूँ तो देखो वही जीपी वापस बन रही है। पैटर्न थोड़ा चेंज होगा क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट उसी तरह से कर रही है ना अपने पास। ओके, सो फिर से सोल्व कर दो उसी तरह से जीपी, तो जतिन की आएगी। और युवराज का क्या होगा भाई, फर्स्ट राउंड में जतिन भी फेल, विनोद भी फेल, फिर युवराज का नंबर आया, ब्लू निकाली, कामयाब। या फिर फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, किसी का नहीं निकला, सेकेंड राउंड चालू हुआ, फिर से विनोद और जतिन फेल, फिर युवराज की ब्लू आ गई, और ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो ये क्या बनेगा, 4/7 का स्क्वायर 3/7, 4/7 की पावर 5, 3/7, और आगे जाओगे तो ये देखो पैटर्न क्या चलेगा, 2 राउंड कंप्लीट, फिर वापस, तो 4/7 होल थिंग रेज़ टू पावर 8 इंटू 3/7, और ये जीपी चलती रहेगी। अब इसमें देखो अगर मैं ये फर्स्ट टर्म बाहर निकाल दूँ तो वापस वैसे ही वाली जीपी फिर से दिख रही है मेरे को, क्योंकि भाई सीक्वेंस नहीं पलटती है। इसका स्क्वायर ये बाहर निकाल लिया, अंदर बचा मेरे पास 4/7 का क्यूब, वही जीपी का सम फिर से लगा दोगे तो ये युवराज की जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगेन तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही रहना है, क्योंकि कोई ना कोई तो जीतेगा ना, चाहे गेम कब तक ही खींचो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आई गेस आपको काम करना आया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ये लेक्चर यहीं पे सारे बेसिक हमने कवर कर लिए हैं। आगे हमारी स्टैंडर्ड थ्योरम स्टार्ट होगी प्रोबेबिलिटी की, तो ये यहाँ तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं असाइनमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको करो और शेयर भी करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, ऑल द बेस्ट।